एक देश जहां पर्सनल लॉज रिलीजन के हिसाब से बने थे और कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉमन सिविल कोड की बात करता था, वहां एक औरत ने आवाज़ उठाई और उसकी आवाज़ ने पार्लियामेंट को हिला दिया, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया और यूसीसी डिबेट को देश के सेंटर में ला खड़ा किया। उसका नाम था शाह बानो। शाह बानो की शादी 1932 में इंदौर के लॉयर मोहम्मद अहमद खान से हुई। उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन शादी के काफ़ी सालों बाद उनके हस्बैंड ने 1978 में शाह बानो को डिवोर्स दे दिया। उस टाइम शाह बानो की एज 62 थी, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। इस परिस्थिति में उनके सामने सिर्फ एक ऑप्शन था, कोर्ट में जाकर अपना हक मांगना। शाह बानो ने कोर्ट में अपना केस फाइल किया और उन्होंने एक सेक्युलर प्रोविज़न यूज़ किया, सेक्शन 125। इस सेक्शन का ये कहना था, अगर एक इंसान वाइफ, चिल्ड्रन या पेरेंट्स अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकते तो जिस पर उनकी जिम्मेदारी है वो मेंटेनेंस देगा। ये क्रिमिनल प्रोसीजर का पार्ट है। सब रिलीजन पर ये लॉ इक्वली अप्लाई होता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख कोई भी हो। इस केस को लगाने के बाद हस्बैंड ने कोर्ट में कहा, मेरे रिलीजन के हिसाब से मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तलाक के बाद के अनिवार्य प्रतीक्षा काल तक ही होती है। इस वेटिंग पीरियड के बाद वो मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड नहीं होते। इस स्टेटमेंट ने पूरा केस चेंज कर दिया, क्योंकि एक तरफ सेक्युलर लॉ था, दूसरी तरफ पर्सनल रिलीजियस लॉ। हस्बैंड की स्टेटमेंट सुनने के बाद लोअर कोर्ट्स ने शाह बानो के फेवर में जजमेंट दिया, इसलिए हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब ये केस एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट नहीं, एक नेशनल लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन गया। पूरा मीडिया, पॉलिटिकल ग्रुप और रिलीजियस बोर्ड इस केस पर रिएक्ट करने लगे। अब हम आते हैं इस पूरे केस के सबसे क्रूशियल मोमेंट पर, 1985 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ये जजमेंट सिर्फ एक लीगल डिसीजन नहीं था, ये एक डायरेक्शन था कि इंडिया में इक्वालिटी और जस्टिस को कैसे समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही लाइन में क्लियर कर दिया कि मेंटेनेंस का लॉ रिलीजन से डिसाइड नहीं होता। अगर कोई वुमेन अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती तो हस्बैंड को सपोर्ट देना ही होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि हस्बैंड की जिम्मेदारी तलाक के बाद के अनिवार्य प्रतीक्षा काल से आगे भी चलेगी, इसलिए हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लिमिटेड पीरियड से आगे तक भी रहेगी। ये पॉइंट ही केस का सेंटर बन गया। कोर्ट ने रिलीजियस टेक्स्ट का रेफरेंस भी दिया, पर न्यूट्रल तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान के कुछ रेफरेंसेस दिए, सिर्फ इसलिए कि क्लैरिटी आई कि डिवोर्स वुमेन का सपोर्ट इस्लामिक प्रिंसिपल में भी एग्जिस्ट करता है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पर्सनल लॉ गलत है, कोर्ट ने सिर्फ ये दिखाया कि सपोर्ट देना रिलीजन के खिलाफ नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन किया। जजमेंट के एंड में कोर्ट ने आर्टिकल 44 की तरफ पॉइंट किया और बोला कि एक दिन इंडिया में एक समान सिविल कोड होना चाहिए। ये सिर्फ एक लीगल सजेशन नहीं था, ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। इसी एक सेंटेंस ने गवर्नमेंट को प्रेशर में डाल दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड्स को अलर्ट कर दिया और देश में यूसीसी का डिबेट वापस जिंदा कर दिया। जजमेंट के तुरंत बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, रिलीजियस लीडर्स और कई ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कोर्ट पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस कर रही है। इस जजमेंट को आइडेंटिटी और फेथ से जोड़ दिया गया और ये प्योरली लीगल मैटर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट का सब्जेक्ट बन गया। इसी प्रेशर का असर डायरेक्टली गवर्नमेंट पर आया। राजीव गांधी उस वक्त के बहुत स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के पीएम थे, उनके पास 400 प्लस लोकसभा सीट्स थी। मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको लार्ज सपोर्ट दिया था। अब उनके सामने एक टफ सिचुएशन थी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करते तो उनका मुस्लिम वोट बैंक हर्ट हो सकता था, अगर अपोज करते तो उन्हें वुमेन्स राइट्स और सेक्युलर लॉबी की क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती। ये एक डायरेक्ट क्लैश था कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी वर्सेस रिलीजियस फ्रीडम के बीच। फाइनली राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इसी लॉ ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को प्रैक्टिकली ओवरराइड कर दिया। इसमें कहा गया हस्बैंड की जिम्मेदारी सिर्फ तलाक के बाद के अनिवार्य प्रतीक्षा काल तक होगी। इसके बाद वाइफ को सपोर्ट फैमिली या वक्फ वोट से मिल सकता है। सेक्शन 125 का डायरेक्ट बेनिफिट मुस्लिम डिवोर्स वुमेन के लिए रेस्ट्रिक्ट होगा। इसी लॉ को कई लोगों ने वोट बैंक अपीजमेंट कहा, लेकिन लीगली ये मूवमेंट एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर का ओपन कन्फ्लिक्ट। शाह बानो जजमेंट के बाद राजीव गांधी की सरकार पर एक और प्रेशर आया कि उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को फेवर करके एक तरह की वन साइडेड पॉलिटिक्स की है। इसी वजह से एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि गवर्नमेंट मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है जिसका असर डायरेक्टली राम मंदिर मूवमेंट पर पड़ा।
शाहबानो के बैकलैश को बैलेंस करने के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट पर प्रेशर बनने लगा कि हिंदू सेंटिमेंट्स को भी कंसीडर किया जाए, और इसी पॉलिटिकल प्रेशर के इन्वायरमेंट में 1986 में बाबरी मस्जिद के लॉक्स खुलवा दिए गए, जिससे हिंदू डिवोटीज को दर्शन की परमिशन मिल गई। ये डिसीजन अकेले अपने आप में भी बड़ा था, पर शाहबानो के पॉलिटिकल फॉलआउट के बाद लेना इससे डबल सेंसिटिव बना देता है। इस स्टेप को कई लोगों ने कांग्रेस का काउंटर अपीजमेंट मूव कहा, मतलब एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ को सपोर्ट, दूसरी तरफ बाबरी के लॉक्स ओपन करके हिंदू साइड को भी अपीज करना। इसी पॉइंट से राम मंदिर मूवमेंट को नेशनल लेवल का मोमेंटम मिलना शुरू हो गया। बीजेपी ने ओपनली ये नैरेटिव उठाया कि कांग्रेस ना सच में सेक्युलर है ना फेयर। इसी तरह शाहबानो केस का बाबरी मस्जिद राम मंदिर से डायरेक्ट लिंक तो नहीं था, पर पॉलिटिकल लिंक बहुत स्ट्रांग था। अब जुडिशरी का साइड समझते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। इंडिया में दो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट जो इन कानून को समझती है और इंटरप्रेट करती है। नॉर्मली दोनों अपने अपने रोल्स में काम करते हैं, लेकिन शाहबानो केस में ये बैलेंस पहली बार क्लियरली डिस्टर्ब होता दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया, और उसके कुछ ही टाइम बाद गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास करके उस जजमेंट को साइडलाइन कर दिया। इससे एक रियल कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़ा हो गया, आखिर फाइनल अथॉरिटी कौन है, कोर्ट या पार्लियामेंट? और यही वो मूवमेंट था जहां इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट जिंदा होता हुआ दिखाई दिया। बहुत लोगों ने उस टाइम यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड से पीछे हट गया, लेकिन असली बात कुछ और थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास कर दिया, और जब कोई नया लॉ आ जाता है तो कोर्ट उसको तब तक स्ट्राइक डाउन नहीं करता जब तक कोई ऑफिशियली चैलेंज ना करे और उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का प्रूफ ना हो। तो जो लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पलट गया, उन्हें ये फैक्ट समझना चाहिए। अब आता है 2001, सुप्रीम कोर्ट के पास केस आता है डैनियल लतीफी का, वो साल जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना सबसे बैलेंस्ड और स्मार्ट मूव दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट को 1986 वाले नए लॉ को इंटरप्रेट करना था। अगर चाहे तो कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकता था, लेकिन कोर्ट ने एक और रास्ता चुना, बैलेंस्ड इंटरप्रिटेशन का। कोर्ट ने कहा हस्बैंड की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तलाक के बाद के अनिवार्य प्रतीक्षा काल तक नहीं है, उस पीरियड में ही वो वाइफ के पूरे फ्यूचर का फेयर प्रोविजन करेगा। यानी रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी किसी के हर्ट नहीं हुए, लॉ भी कॉन्स्टिट्यूशनल रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन का फ्यूचर भी सिक्योर हो गया। ये एक ऐसा डिसीजन था जिसमें कोर्ट ने कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं किया, उसको स्मार्टली न्यूट्रलाइज कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का लीगल मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। शाहबानो केस का इम्पैक्ट सिर्फ 1985 या 1986 तक लिमिटेड नहीं रहा, इसने इंडियन लीगल सिस्टम का डायरेक्शन ही बदल दिया। जैसे 2017 ट्रिपल तलाक केस शायरा बानो का सुप्रीम कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और उस जजमेंट की बैकबोन क्या थी? वही प्रिंसिपल जो शाहबानो केस से निकला था, जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी। 2018 का सबरीमाला केस, यहाँ कोर्ट ने कहा वुमेन को एंट्री से रोकना इक्वालिटी के खिलाफ है। ये भी वही ब्रॉडर प्रिंसिपल फॉलो करता है, जहाँ लॉ इक्वालिटी को टॉप प्रायोरिटी देता है, चाहे रिलीजियस प्रैक्टिस कुछ भी हो। शाहबानो के बाद इंडिया में पर्सनल लॉज, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम, उनके रिफॉर्म्स पर सीरियस डिस्कशंस शुरू हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड का टॉपिक नेशनल डिबेट में वापस सेंटर स्टेज पर आ गया। आज भी जब यूसीसी की बात होती है, शाहबानो केस उसके रेफरेंस में सबसे पहले आता है। ये केस एक फाउंडेशन बन गया जहां से इंडिया ने इक्वालिटी, जस्टिस और रिफॉर्म के लिए एक नया डायरेक्शन चूज किया।